हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ EIS SM की स्ट्रेटेजी फॉर सीए इंटर ग्रुप 2। तो आज की वीडियो जो है ना, उसमें आप EIS SM से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। पर्सनली मैं आपको एक सीक्रेट बताने वाली हूँ जो कि मैंने पेपर में खुद एक्सपीरियंस करा था, और मुझे पता है कि SM में केस स्टडीज जो है ना वो कहाँ से आती है, और मेजरली जो मैं आपको बताऊंगी ना वहाँ से ही केस स्टडीज बैठेगी। फिर अगर हमसे लर्न नहीं हो रहा है तो हम कैसे लर्न कर सकते हैं। और EIS SM के पेपर से रिलेटेड बेसिकली जितनी भी चीज़ें ना वो सब इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्लियर हो जाएगी। देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैंने खुद ने EIS SM सिर्फ 8 डेज में करा था। अब ये एक मोस्ट ऑफ द बच्चों का ट्रेंड रहता है कि एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो कि लास्ट के लिए बच जाता है, चाहते नहीं चाहते ये सब्जेक्ट हमारा रह जाता है, और ये सब्जेक्ट लास्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है। पर बिलीव मी, इस सब्जेक्ट के लिए जितना ओवर हाइप बना हुआ है ना, उतना ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें 50 नंबर का जो है ना वो SM आपको देखने को मिलता है। अब SM क्या है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, और कुछ नहीं। हमारा जो 11th 12th में हमने बिजनेस पढ़ा था ना वही है। तो आप इसमें मन से लिख सकते हो, लेकिन अगेन जो 50 नंबर का हमारा EIS है वो टेक्निकल लैंग्वेज है। तो मुझे तो बेसिकली इसका पर्पस समझ नहीं आता है कि इतनी ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज आप क्यों दे रहे हो। वो बचपन में हमारे कंप्यूटर के पेपर्स होते थे तो वैसी लैंग्वेज मुझे लगती है। बट अब हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे कोर्स में तो हमको पढ़ना तो है, बट हम इसमें आसान तरीका ढूंढ सकते हैं कि हम इसको आसानी से ईजिली कैसे क्रैक कर सकते हैं, है ना। तो उसी के लिए मैं जो है आपको कुछ ट्रिक्स बता देती हूँ सबसे पहले कि आपको कैसे इसको लर्न करना है और मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी। तो सबसे पहले मैं लर्न करने की ही ट्रिक बता देती हूँ आपको। EIS में मैंने क्या ऑब्जर्व करा था कि अधिकतर जो आंसर्स रहते हैं वो हमारे पॉइंट्स में होते हैं, ठीक है। तो हेडिंग्स के लिए मैं हमेशा से ही बोलती आई हूँ कि अगर आपको हेडिंग्स इतने अच्छे से लर्न नहीं हो रही, क्योंकि हमको कोई 1-2 हेडिंग्स लर्न नहीं करनी है। हर चैप्टर में अगर आप देखोगे तो 20 से 25 जो रहती है क्वेश्चंस रहते हैं ऐसे, जिसमें 5 से 10 पॉइंट्स तो मिनिमल आपको मिल ही जाते हैं, ठीक है। और ऐसा एक चैप्टर तो है नहीं, ऐसे 5 चैप्टर से तो आपके पास बहुत सारी हेडिंग्स रह जाती है। तो अगर आप बिना किसी ट्रिक के कर रहे हो ना तो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। 4-5 रिविजन्स ये रहते हैं, जो कि इतना टाइम नहीं है अभी हमारे पास। तो उसका आसान सा तरीका मैं जो यूज़ करती थी वो ये रहता था कि हम एक्रोनिम्स बना लेती थी। अब व्हाट इज़ बेसिकली एक्रोनिम्स? तो आपको क्या करना है, हर हेडिंग का जो स्टार्टिंग का वर्ड है आप वो लेकर सारे वर्ड्स को कंबाइन करके एक वर्ड बना सकते हो, और उस वर्ड को अब आपको लर्न करना है सिर्फ, ठीक है। या तो अगर आपको ऐसा नहीं हो रहा था आप एक लाइन बना सकते हो। तो हर हेडिंग में से बेसिकली आपको एक वर्ड लेना है और उन सारे वर्ड्स को मिलाकर आप कोई सेंटेंस भी फ्रेम कर सकते हो। तो जैसा भी आपको सही लगे, यहाँ पर आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है। तो जब आप बेसिकली टाइम पास करना चाहते हो, थोड़ी देर 10-15 मिनट का ब्रेक लेना चाहते हो, तब आप ये काम कर सकते हो एक्रोनिम्स या फिर सेंटेंस बनाने का, ठीक है। तो ये आपके लिए एक ब्रेक भी हो जाएगा और थोड़ा सा आपके लिए टाइम पास भी हो जाएगा। फिर जब आपका पढ़ने का मन कम कर रहा है तो अब EIS को आपको एग्जैक्टली पूरा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका पढ़ने का मन कम कर रहा है तब आप ये एक्रोनिम्स लेकर बैठ जाओ और रिकॉल करते रहो, मन मन में आपके चलते रहने चाहिए पूरे टाइम। तो ऐसे इस सब्जेक्ट को आसानी से क्रैक किया जा सकता है, ठीक है। तो इस ट्रिक को एक बार यूज़ करके देखना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में। उसके बाद SM के लिए मैं क्या ट्रिक यूज़ करती थी। SM में देखो, यहाँ पर आपको टेक्निकल लैंग्वेज EIS में बहुत लर्न करने की होती है, लेकिन SM में ऐसा कुछ भी नहीं है। SM में हम एकदम बिंदास तरीके से कर सकते हैं। SM में ऐसा लगता है कि यार ये वर्ड्स तो कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं, ये चीज़ें आसानी से समझ आ रही हैं। तो दिखने में वो 8 चैप्टर्स है, लेकिन वो 8 चैप्टर्स बहुत ज़्यादा सिंपल है। मर्जर वगैरह रहता है कि जेनरिक मर्जर है, वर्टिकल मर्जर, हॉरिजॉन्टल, तो ये सब चीज़ें हमको इतना मुश्किल नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या ट्रिक यूज़ करती थी कि जो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं ना वो तो हमसे आसानी से बन जाते हैं, लेकिन इसमें जो केस स्टडीज़ आती है, क्वेश्चन जो थोड़े से ट्विस्ट करके दे देते हैं, वो किस हिसाब से आते हैं मैं वो बताती हूँ आपको। जैसे अगर उनको पूछना है ना कि फीचर्स ऑफ मर्जर क्या है, तो वो डायरेक्टली एकदम आपसे नहीं पूछ लेंगे। अगर आपसे पूछ लिया डायरेक्टली कि फीचर्स ऑफ मर्जर लिख दो तो बहुत ही अच्छी बात है, आपका लक उतना अच्छा फिर तो। लेकिन अगर वो नहीं पूछना चाहते तो वो ट्विस्ट के साथ कैसे पूछेंगे कि वो एकदम आपको क्वेश्चन में ये नहीं लिखेंगे कि फीचर्स, बस वो ऐसी 2-3 लाइनें दे देंगे जो कि इंडिकेट करेगी कि आपको यहाँ पर फीचर्स लिखना है, ठीक है। तो या तो अगर एडवांटेजेस पूछना है तो वो ऐसा बोल देंगे कि इट हैज़ टू मैनी डिसएडवांटेजेस बट कुछ एडवांटेज भी रहता है, ऐसा कुछ करके वो फ्रेम करेंगे। अब ये जो लाइन्स है ना, ये हमको समझ नहीं आती कि ये क्या पूछना चाह रही है। तो मेजर वही रहता है कि हमको समझ नहीं आता कि क्वेश्चन हमसे पूछना क्या चाह रहा है, हमको आंसर लिखना क्या। हमको आंसर याद है, हमको क्वेश्चन समझ आ रहा है, बट हमको ये नहीं पता कि किस क्वेश्चन में कौन सा आंसर जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, जिस बच्चे ने बहुत अच्छे से ICAI मॉड्यूल पढ़ रखी ना, उसको तो बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होने वाली है, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। जैसे कि एडवांटेजेस का मान लो एक पैराग्राफ दे रखा है, ठीक है।
तो एडवांटेजेस के पैराग्राफ के ऊपर ही 2-3 लाइन्स ऐसी दी हुई रहती है जो कि वो क्वेश्चंस में एग्जैक्ट आपको पूछ लेंगे, और फिर वो पूछेंगे क्वेश्चन में, वो बताएंगे नहीं कि हम पूछना क्या चाह रहे हैं, बस वो 2-3 लाइन लिख देंगे और बोल देंगे कि स्पेसिफाई इट्स फीचर्स है ऐसा कुछ। तो अब आपको समझना होगा कि हमको लिखना क्या है। तो अगर आपने वो मॉड्यूल अच्छे से पढ़ी तो आपको याद आ जाएगा कि अच्छा ये एडवांटेजेस के ऊपर की लाइन थी, तो आप आसानी से लिख दोगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब आप पढ़ रहे हो ना तो आपको एकदम आंखें कान आपकी सब खुली होनी चाहिए, और आप एकदम अटेंशन से पढ़ो उस चीज़ को, और कनेक्ट कर करके पढ़ो, समझ कर पढ़ो बेसिकली, ठीक है। तो एसएम के लिए ट्रिक यही है कि आपने अगर बहुत अच्छे से एकदम वर्ड टू वर्ड नहीं भी लर्न करा ना तो चल जाएगा। यहाँ पर आप अपनी ओन लैंग्वेज लिख सकते हो, बट आपको कीवर्ड्स का तो ऑफकोर्स ध्यान रखना है, लेकिन आपको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से लेनी है, और आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, क्योंकि यहाँ पर केस स्टडीज़ भी अच्छी खासी आती है। डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं लेकिन केस स्टडीज़ ज़्यादा आती है, तो आपको उस हिसाब से अपने आपको प्रिपेयर करना है। उसके लिए आप RTPs MTPs वगैरह ये एक बार देखो, तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि किस हिसाब से इंस्टीट्यूट हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद आप किसी भी टॉपिक को करो तो साथों साथ उसके क्वेश्चन देखते हुए चलो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है EIS SM को लेकर कि यार ये जो सब्जेक्ट है ना, इसमें क्या होता है कि हमको समझ नहीं आ रहा, हम सब कुछ नहीं पढ़ पा रहे, तो हम कैसे स्ट्रेटेजिकली प्लान करें। तो वैसे तो देखो, मैंने ना पर्सनली SM पर अपनी बहुत अच्छे से कमांड बना ली थी, क्योंकि SM मुझे लगता था बड़ा सिंपल, और EIS लगता है मुझे बड़ा टफ, जो कि बहुत सारे बच्चों को लगता है। लेकिन हमको दोनों को ही करना है, क्योंकि 50-50 मार्क्स के दोनों। वी कैन नॉट बी पार्शियल टू वन सब्जेक्ट, वरना सब्जेक्ट भी हमारे लिए पार्शियल हो जाएगा फिर। तो इसमें हमको क्या करना है कि मैं आपको कुछ चैप्टर्स बता देती हूँ जिनको आपको प्रेफरेंस पे करना है। तो अगर बाई चांस इनमें से आप कोई चैप्टर छोड़ रहे थे तो वो छोड़ना मत बिल्कुल भी, और बाकी जो चैप्टर्स है वो भी आपको करना है, पर आप उनको सेकंड प्रायोरिटी पे रख सकते हो कि कभी यार इनमें से 1-2 टॉपिक छूट भी जाए, या फिर इतना अच्छे से कोई चीज़ समझ नहीं भी आ रही है तो हम एक रिलीफ ले सकें। बट बाकी जो चैप्टर्स है जो A प्रेफरेंस पर है उसको आपको बहुत अच्छे से करना है, और उसमें से अगर आपको छोड़ रहे हो तो ऐसा मत करना बिल्कुल भी। तो EIS के चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, 4th और 5th, और SM के चैप्टर्स है चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 6। तो आप समझ गए होंगे कि इन चैप्टर्स को हमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, A प्रेफरेंस देनी है, और बचे हुए जितने भी चैप्टर्स है वो हमारी B प्रायोरिटी पर है, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल छोड़कर हम एग्जाम में चले गए, उनको भी करना है, पर थोड़े कम अगर आप उससे कर लोगे, अटेंशन से थोड़ा सा बाद में कर लोगे, अगर उनका एक बार रिविजन हो भी गया और नहीं भी हुआ तो भी चल जाएगा, लेकिन इसका रिविजन भी करना है, इसका इन डेप्थ नॉलेज भी लेना है A प्रेफरेंस वाले चैप्टर्स का, और इसको बहुत अच्छे से पढ़ना भी है, इसमें से कोई टॉपिक छोड़ना भी नहीं है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आप क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट डाउट जो कि EIS SM के पेपर के लिए आता है कि इन दोनों सब्जेक्ट्स में हमको अलग अलग पेपर मिलते हैं, ठीक है ना। एग्जाम में अगर आपको पता नहीं हो तो मैं बता दूं कि EIS के लिए आपको अलग पेपर मिलेगा, SM के लिए आपको अलग पेपर मिलेगा। तो बहुत सारे लोग एक क्वेरी करते हैं कि यार हमको मतलब अगर हम कुछ इसमें से पढ़ के गए कुछ इसमें से पढ़ के गए तो हम मिक्स एंड मर्ज करके लिख सकते हैं क्या, तो आपको अलग पेपर मिलेगा, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। अगर आपको EIS का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसमें लिख दो, आपको SM का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसमें लिख दो। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी आपको कि पहले अगर आप एक सब्जेक्ट को टारगेट करो, ठीक है। EIS में आपको जितना भी आ रहा है पहले उसमें लिख दो, वो पूरा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद SM पे करो। अगर आप SM पहले लिखना चाहते हो तो SM पूरा कर लो और फिर EIS पे शिफ्ट करो, क्योंकि बार बार इधर उधर करने में क्या होता है कि अगर इसका क्वेश्चन बाई चांस SM में लिखा गया या SM का क्वेश्चन EIS के पेपर में लिखा गया तो उसका कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल 0 मार्क्स मिलता है। तो ये कन्फ्यूजन का हमको कोई रास्ता रखना ही नहीं है, हम एक पेपर पे बार बार इधर उधर शिफ्ट नहीं करेंगे, या तो इस पे कर लो या तो उस पे कर लो, ठीक है। अब आती है बात कि हम क्या क्वेश्चन ऊपर नीचे लिख सकते हैं। अगर हमको पहले ये क्वेश्चन आ रहा है बाद में वो आ रहा है तो आप ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन का सब पार्ट है, मान लो ABC पार्ट है, तो ऐसा नहीं हो कि आपने इस पार्ट पे इस पेज पे लिखा एंड B आप जाने कौन से पीछे 8-10 पेज पीछे लिख के आ रहे हो, एंड C पता नहीं फिर फलाना ढिमकाना का है। तो एग्जामिनर्स को इतना स्ट्रेस मत दो, क्योंकि आप उनको जितना कंफर्ट लेवल उनको प्रोवाइड करोगे ना उतना अच्छे मार्क्स आपको पेपर पे दिखने वाले हैं। तो सब चीज़ें आसानी से अपने पेपर पर दिखाओ, एटलीस्ट एक क्वेश्चन का जो है ना सब पार्ट्स वो एक साथ करो, बाकी क्वेश्चंस आप आगे पीछे अपने हिसाब से कर सकते हो, बट सब पार्ट्स के लिए मत करो। और अगर कोई चीज़ नहीं आ रही है तो उसके लिए आप 1 पेज या 2 पेज जितना भी आपको लगता है आप छोड़कर उसको आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट चीज़ जो मैं सजेस्ट करना चाहूँगी, जो कि पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस करी, कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं खिचड़ी बना देते हैं। एक क्वेश्चन जैसे ही हुआ बिना स्पेस छोड़े या फिर एक लाइन छोड़े ही हम दूसरा क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो पेपर की कंजूसी आप मत करो, ये पेपर की कंजूसी कहाँ से कहाँ आपको सज़ा मिल जाएगी इसकी। तो एक क्वेश्चन हो जाए ना तो उस पेज में जितना भी पार्ट बचा उसको रहने दो और अगले पेज से ही अपना क्वेश्चन स्टार्ट करो दूसरा।
तो ये कुछ टिप्स दे दी मैंने आपको EIS-SM के पेपर के रिलेटेड, एंड मेरे हिसाब से लाइक आपको सब एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ डाउट हो लाइक MCQ से रिलेटेड अगर आप पूछना चाहते हो तो वो भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते हैं। तो अगर आपको लाइक कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो आपसे आसानी से बन जाएंगे। प्रैक्टिस के लिए आप RTP MTPs देख सकते हो, एंड पिछले 4-5 साल के RTP MTP देख लो, ICI MET कर लो, वो सब कर लो, तो आसानी से बन जाएंगे। और उसके बाद आपकी अगर अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है, वो हो जाएंगे आपसे, ठीक है। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।